आज हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेट करंट चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक आरएलसी, एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर या कहें आरएलसी। ठीक है, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेपरेटली अलग अलग इनका पढ़ चुके थे, आर ओनली, एल ओनली एंड सी ओनली के बारे में। आज हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है आर रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद है इंडक्टर, फिर उसके बाद है कैपेसिटर। ठीक है, ये तीनों हो गए, तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। यहां से ये हमने एसी की सप्लाई दी, ये आर हो गया, ये एल हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अच्छा जी, अब इनके अक्रॉस कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हम निकालते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। ठीक है, आई हमने करंट मान लिया यहां से, तो आई नॉट इंटू में आर। आई नॉट आपके पास यहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस कितनी हो जाएगी? सेम ऐसे ही, आई नॉट एक्सएल। याद करो, पिछले लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था एक्सएल क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये सेम जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, सेम ऐसे ही यहां पर ये भी एक रेजिस्टेंस होता है विच इज ऑफर्ड बाय द, जैसे करंट यहां से इंक्रीज होता है, चेंज होता है, तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर है वो ये है आपका एक्सएल यहां पर इंडक्टर के केस में। ठीक है, इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज है वो आपकी लीड्स बाय होती है करंट से π/2। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस बात की जाए तो क्या जाएगा? आई नॉट एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी क्या था हमारे पास? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये इन सभी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, इन सभी के अक्रॉस। ठीक है, यहां पर करंट आपका इन सभी के साथ सेम फेज में है। ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड। अब यहां पर हम बात करते हैं आपके पास, इसी के अंदर हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की। तो एक बार फेजर डायग्राम को और देखिए, इसी के अंदर सारा जो चलेगा वो फेजर डायग्राम के बेस चलता है। ठीक है, ये ले ली मैंने वोल्टेज ई नोट, यहां से जो हम ईएमएफ हमने सप्लाई दिया है वो ले लिया। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया करंट, ये एक्स एक्सिस होगी, इधर हमने क्या ले लिया? करंट। ठीक है, ये आपके पास करंट होगा। अब यहां पर हम जो फेज डिफरेंस जो करंट और वोल्टेज में आरएलसी सर्किट के अंदर जो हम लेके चलते हैं वो हमने ले लिया फाई। ठीक है, ये हमने कोई भी पॉइंट ओ नाम दे दिया। चलिए अब आते हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। रजिस्टर के केस में करंट और पोटेंशियल या मतलब ईएमएफ कहें, ठीक है, इनके अंदर फेज डिफरेंस कितना होता है? 0, सेम फेज में होते हैं दोनों। तो ये हो गया आपके पास, इस साइड में हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने शो कर दी यहां पर VR, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, ये यहां तक समझ गए। इसको पॉइंट नाम दे दिया हमने A पॉइंट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया, मान लो B। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस कितनी होगी? आई नॉट एक्सएल। अब याद कीजिए, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज आपकी लीड्स बाई थी करंट से, कितना? π/2। π/2 वोल्टेज है इससे। ठीक है, तो ये हमने यहां शो कर दिया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? और कैपेसिटर के केस में आपकी वोल्टेज क्या थी? लैग्स बिहाइंड थी करंट से। तो ये देखो, ये एंगल आपका π/2, ये तो है करंट आपका, ये एक्स एक्सिस को ही शो किया है मैंने करंट इधर। ठीक है, तो ये इससे देखिए आगे है ना, इंडक्टर के केस में क्या बोल रहा हूं मैं? आगे है आपका। ठीक है, आगे मतलब लीड्स बाई है वोल्टेज, यहां पर लीड्स बाई है वोल्टेज करंट से, तो ये हो गया आपका एंगल π/2। ठीक है, और कैपेसिटर के केस में क्या है? लैग्स बिहाइंड है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, ये VC हो गई। इसके केस में क्या है आपकी? करंट से वोल्टेज, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज करंट से लैग्स बिहाइंड है, पीछे है यहां पर, तो ये एंगल हो गया आपका π/2 पीछे।
ठीक है। और ये आपकी नेट रिएक्टिव वोल्टेज होगी, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं VL माइनस VC। ठीक है, इसको मैंने कंप्लीट किया, यहां पर कोई भी तीसरा पॉइंट नाम दे दिया मैंने C पॉइंट। ठीक है, ये C पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ? यहां से हमने कोई भी ये पॉइंट F नाम दे दिया हमने। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर L और C के अंदर जो फेज डिफरेंस हुआ वो कितना होगा? यहां पर 180। कितना फेज डिफरेंस हुआ? 180। वोल्टेज अक्रॉस C एंड अक्रॉस L दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया? 180। और करंट के साथ हम बात करें तो करंट के साथ कितना है? π/2। क्लियर? चलिए अब यहां पर नेट इफेक्टिव वोल्टेज निकालते हैं इसी के अंदर। तो इसके लिए मैंने ट्राइंगल ले ली, ट्राइंगल OAB। ट्राइंगल OAB ट्राइंगल के अंदर से यहां से पाइथागोरस अप्लाई कीजिए। कितना आ जाएगा? OB का स्क्वायर, OB क्या है? E नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू OA क्या है? VR का स्क्वायर प्लस में AB क्या है? ये है हमारे पास VL माइनस VC का स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। E नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू VR क्या? ओम्स लॉ से I नोट R का स्क्वायर प्लस में I नोट XL माइनस I नोट XC का होल स्क्वायर। ठीक है, I नोट जो करंट है इसको बाहर निकाल लीजिए कॉमन इन सभी के अंदर से। E नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू I नोट का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड में अंडर रूट ले लीजिए। तो क्या है हमारे पास? E नोट इज इक्वल टू I नोट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके नीचे ले आऊं तो E नोट अपॉन में I नोट इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का स्क्वायर। और इसको यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से। Z इज नोन एज द इंपीडेंस। Z को हम क्या बोलेंगे यहां पर? इंपीडेंस। जैसे रेजिस्टेंस के अंदर रजिस्टर होता है, कैपेसिटर के अंदर XC होता है, इंडक्टर के अंदर XL होता है, वैसे ही RLC सर्किट के अंदर आपका Z होगा। इसकी यूनिट भी आपके पास ओम ही लेके चलेंगे, इसको इंपीडेंस का नाम देंगे। ठीक है, इसका उल्टा होता है एडमिटेंस। तो ये आपके पास हो गया Z की वैल्यू आ गई हमारे पास, रिजल्टेंट जो आया। और इसी के अंदर अगर हम बात करें फेज एंगल के बारे में तो tan phi इसी ट्राइंगल से निकालते हैं। ट्राइंगल OAB के अंदर से tan phi की वैल्यू निकालते हैं। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन में बेस OA। AB क्या है? ये तो है VL माइनस VC अपॉन में बेस VR। इनकी वैल्यू दोबारा से पुट कीजिए, क्या मिलेगा? tan phi इज इक्वल टू ये हो गया I नोट XC माइनस VL माइनस I नोट XL माइनस I नोट XC अपॉन में I नोट R। I नोट को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो। क्या मिला हमारे पास? tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन में R। ठीक है, तो ये हमारे पास phi हमारे पास क्या एक्चुअली में? फेज। ठीक है, यहां पर फेज डिफरेंस है किसके बीच में? करंट और वोल्टेज के साथ। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? चलिए अब हम नेक्स्ट इसके अंदर 2-3 केसेस बताते हैं आपको। सबसे पहला केस, जब आपका करंट और वोल्टेज हमारा सेम फेज में लाई करे। ठीक है, ये आपने इसी तरह से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं स्पेशल पहला केस। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उस केस में जब आपका XL XC के बराबर होगा। ठीक है, करंट और वोल्टेज सेम फेज के अंदर होंगे, तब XL XC के बराबर होगा तो Z किसके इक्वल आ जाएगा? R के। इसको बोलेंगे नॉन इंडक्टिव। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? नॉन इंडक्टिव सर्किट। सेकंड केस, जब XL की वैल्यू ज्यादा होगी XC से। XL इंडक्टेंस, ठीक है, L फॉर इंडक्टर, तो XL क्या होता है? इंडक्टेंस आपके पास। L यहां पर इंडक्टर हो गया। ठीक है, और XC हमारे पास C फॉर कैपेसिटर हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपके पास
एक्सएल की वैल्यू जब ज्यादा होगी एक्सी से तो इसको बोलेंगे इंडक्टेंस डोमिनेटेड, ठीक है, या इंडक्टिव डोमिनेटेड, या कह सकते हैं इंडक्टेंस डोमिनेटेड, इंडक्टेंस डोमिनेटेड, ठीक है। और तीसरा केस, यहां पर एल के केस में वोल्टेज आपकी आगे होती है करंट से, फेज डिफरेंस π/2, ठीक है। तीसरा केस यहां पर हम बात करते हैं एक्स एल इज लेस देन एक्सी, एक्सी की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसको बोलेंगे कैपेसिटेंस डोमिनेटेड, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड, ठीक है। एक्सएल आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब एल की वैल्यू एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होगी तो इंडक्टेंस डोमिनेटेड, तो उस केस में आपकी वोल्टेज आगे होती है करंट से π/2, और जब सी के केस में जब एक्सी की वैल्यू ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस डोमिनेटेड। इस केस में यहां पर करंट आपका आगे होता है वोल्टेज से, फेज डिफरेंस π/2, ठीक है। यहां जो ये हम लेके चलते हैं E0, ये हमारे पास ये इनका वेक्टर सम होता है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर कि जैसे अब आपके पास अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसी के अंदर हम डिस्कस करें, तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर अब हमने देखो अलग अलग एक एक पढ़ चुके हैं, आर ओनली, एल ओनली, सी ओनली पढ़ चुके हैं। अब दो के अगर ग्रुप आ जाए, मान लो आपको सिंपल दे दिया यहां पर जैसे आर और एल दे दिया, तो उस केस में क्या आएगा, तो इसी का ही यूज करना है हमें, ठीक है, तो इसी का ही यूज करना है हमें। तो अब देखिए अगर हम मान लो सपोज करो हमारे पास आर और एल ओनली आ जाता है, ठीक है, तो यहां से कैपेसिटेंस को हटा देंगे और जेड हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली tan फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सएल अपॉन में आर, ठीक है। और अगर आपके पास मान लो आर और सी आ जाता है तो सी को यहां रहने देंगे, एल को हटा देंगे, फिर यहां से एल का एक्सएल की जगह एक्स आ जाएगा, समझ गए बात को। तो अगर दो दो का ऐसे ग्रुप में आ जाता है आर ओनली एल ओनली, तो उस केस में हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इसी के अंदर एक छोटी सी बात करते हैं, ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली हमने, इसको बोलेंगे इंपीडेंस ट्राइंगल, ठीक है। क्या होगी यहां पर, ये इंपीडेंस ट्राइंगल, क्लियर। जैसे हमारे पास सिंपल हम यहां से बात करते हैं tan फाई, जब ये हमने जो अभी निकाला था आपके पास, तो tan फाई यहां पर क्या था, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये जो आपके पास ट्राइंगल है, इसकी ये जो साइड है इसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे VL माइनस VC, ये परपेंडिकुलर, और ये जो बेस होगा ये आपका इधर ये हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, Z, समझ में आई बात। तो ये जो ट्राइंगल है इसको यहां पर हम क्या कहेंगे, इंपीडेंस ट्राइंगल का नाम देंगे, क्लियर हुआ, क्या नाम देंगे इसको, इंपीडेंस ट्राइंगल। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसी के ऊपर LCR के अंदर, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें देखिए जैसे आपको कोई भी कॉम्बिनेशन में दे दिया जाता है या किसी दो के ऊपर दे दिया जाता है, यहां से हमारे पास दो फॉर्मूले हमने ऑब्टेन कर लिए, Z इंपीडेंस का, ठीक है, Z का हमारे पास जो फॉर्मूला आया, Z इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, इसके अलावा tan फाई, ठीक है, tan फाई हमारे पास क्या गया, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, ठीक है। जैसे अभी बताया मैंने दो का लेके केस लेके चलता हूं, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये एक कैपेसिटर हो गया, और ये हमने एसी सप्लाई दी थी, ठीक है। रेजिस्टेंस मान लो आपका 100 ओम का है, कैपेसिटेंस हो गया 10 माइक्रोफैराड, और ये यहां से सप्लाई दे दी हमने, ईएमएफ हो गया 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी, ठीक है, ये हमने सप्लाई की। अब यहां पर से आपसे पूछ लिया जाए सर्किट के अंदर से कितना करंट होगा, उस करंट की वैल्यू निकालो। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर अकेला होता तो V इक्वल टू आई आर, सिंपल, हमारे पास यहां से जो करंट चलता वो ही जाता है इसी के अंदर, अगर अकेला होता, ठीक है, निकाल लेते हो ओम सलाह से। लेकिन अगर हमारे पास अब दो चीजें लाई कर रही हैं, रजिस्टर भी दे रखा है और कैपेसिटर भी दे रखा है, तो उस केस में हमें Z निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो Z निकालेंगे, Z इक्वल टू क्या होता है, R का स्क्वायर, R कितना है 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहां पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में क्या बताया था मैंने, XC आएगा ना, अब L नहीं है, L को 0 कर दिया, तो आपके पास क्या आएगा, XC का स्क्वायर। XC का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन में ओमेगा C, ठीक है, XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा क्या होता है
2 पाई म्यू इंटू में सी। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास दे रखी है आपको, 2 पाई इंटू में म्यू कितनी है 50 और सी कितना है 10 माइक्रो में है -6 ले लेंगे। यहां से एक्सी की वैल्यू आ गई आपके पास, एक्सी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात? अगर जेड की वैल्यू यहां पर आ जाती है तो हमें निकालना है इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां से करंट कितना चलेगा, वो आपके पास आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी, आरएमएस वोल्टेज ई अपॉन में जेड, ये चलेगा आपका टोटल करंट यहां से, ठीक है। यहां से इसकी वैल्यू तो निकाल लोगे, एक्सी की वैल्यू, एक्सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जेड आ जाएगा। ये भी हमारे पास दे रखी है वोल्टेज ई अपॉन जेड, ये हमारे पास आ जाएगा करंट की वैल्यू, ठीक है, जो यहां से चलेगा। अब आपसे इसी में पूछ लिया जाता है कि इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल, कितनी वोल्टेज होगी, तो इसके अक्रॉस निकाल देंगे। V इक्वल टू इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा भाई, आई नॉट इंटू में आर, आई यहां से आ जाएगा आपके पास, ठीक है, करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, इसके अक्रॉस निकालेंगे आई नॉट एक्सी हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। और ध्यान रखना इन दोनों वोल्टेज का सम कभी भी इसके बराबर नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम, वेक्टर सम कह सकते हैं, वेक्टर सम इन दोनों का इसके बराबर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे।